बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान अली और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इन हालात के मद्देनज़र जो कोरोना वायरस में हम सब लोग उलझे हुए हैं, इसको देखते हुए अपने स्टूडेंट्स की फेवर के लिए ये फ़ैसला किया कि वो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे एनडी टेस्ट के। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूईटी ने डेट अनाउंस कर दी है, उसकी प्रेपरेशन में हम यहाँ पे आपके साथ हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम यहाँ पे आपको उनका जवाब देंगे। यूनिक ग्रुप जो जहाँ पे आपको तैयारी करवा रहा है, इसमें ना सिर्फ आप यूईटी को फॉलो करेंगे, यूईटी की तैयारी आपकी होगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी तैयारी होगी। तो अब हम इन लेक्चर्स को यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, इनके डिफरेंट वेज़ हैं। नंबर 1, यहाँ पे मेरा लेक्चर होगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नंबर 2, आपके साथ जो हम पेपर करेंगे, पेपर की डिस्कशंस होंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये सेकंड वे ऑफ आपका लर्निंग होगा। एंड थर्ड, आपको जो यूनिक नोट्स प्रोवाइड करेगा वो होंगे और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएंगी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी इत्तला देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने नेक्स्ट जितने भी मेरे लेक्चर फॉलो करने हैं, उनमें आपने चैप्टर को पहले से पढ़ के रखना है। उससे होगा ये कि हम जो भी चैप्टर में पढ़ेंगे उसको हम कंसीडर ये कर रहे होंगे कि आप एफएससी को पहले टच कर चुके हैं। अब यहाँ पे एफएससी से डिफरेंट क्या है? एफएससी से डिफरेंट यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें हमने इतनी बॉदर नहीं की एफएससी में, अब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम यहाँ पे थ्योरेटिकल वर्क तो इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बल्कि हमें यहाँ पे अपना ब्रेन इस्तेमाल करके हमें अपना आईक्यू इस्तेमाल करना है और उन्हीं क्वेश्चंस को हम एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सॉन, ऐसा ही है। अब हुआ क्या, जब हमने 1 2 3 हमारे पास काउंटिंग आ गई, अब हमें ज़रूरत पड़ी, हमने इसमें प्लस करते रहे, माइनस करते रहे। 3 + 4 किया 7 इसी में आया, 5 + 4 किया 9 इसी में आया। लेकिन जब हमने 5 में से 5 को माइनस किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई कि अब जो आंसर आ रहा है वो किधर है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आए वो होल नंबर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हमने 0 को भी शामिल किया, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। फिर क्या हुआ कि जब हमने 4 में से 5 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? -1। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर्स आए वो क्या थे? इंटीजर थे। तो उसको हमने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स और इसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड अप टू सॉन। ये हमारे पास क्या है? ये सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर्स में से हमें मज़ीद कुछ नंबर्स मिलते हैं। कौन कौन से? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z पॉजिटिव से, जो कि एक्चुअली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? इसमें हमारे पास 0 का डिफरेंस है। नॉन नेगेटिव में हम 0 भी शामिल करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स।
इसको हम z नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। ये क्या है हमारे पास, ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और नेक्स्ट आता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें अब क्या शामिल होगा, ज़ीरो भी शामिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। क्लियर। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि ज़ीरो जो है ये ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम इसको नोट की फॉर्म में लिख भी लेते हैं, 0 इज नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद इसी में से हमने निकाले सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, +-2, +-4, +-6 अप टू सो ऑन। क्लियर। इसी में से इवन के बाद हमारे पास आ गया ऑड इंटीजर्स का सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, 1, +-, +-3, +-5, +-7 एंड अप टू सो ऑन। इनको हम क्या कहते हैं, ऑड। इसी तरह हमारे पास होते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राइम नंबर हमें पता है ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद पे या 1 पे डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 नहीं होता उसमें, 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्यों आए, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद ऐसे नंबर्स जैसा कि 2x + 3 = 4। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, 3 उधर जाके माइनस होगा, 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो 1/2, वो तो हमारे पास नहीं है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन है इसकी, x सच दैट x = p/q, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर pq बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास डेफिनेशन है, हम इसको पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम, क्योंकि एंटी टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट हम इसमें और शामिल करेंगे, वो क्या है, PQ should be in its lowest form। PQ जो हैं इनको अपनी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब ये हमारे पास डेफिनेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे नंबर जो कि रैशनल नहीं हैं वो क्या हैं, जैसा कि √3, अब उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हमने फिर नाम दिया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इसको हमने Q' से रिप्रेजेंट किया और इसकी डेफिनेशन है x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल्स टू p/q, वेयर PQ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड
q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हमने इसको नाम दिया सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। और जब हमने दोनों को मिलाया, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को, तो हमारे पास डेफिनेशन आई सेट ऑफ रियल नंबर्स की, और उसको हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, रैशनल यूनियन इरेशनल। तो हमारे पास कौन से नंबर्स वजूद में आए, हमारे पास रियल नंबर्स वजूद में आए। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर इनका यूनियन, रैशनल और इरेशनल का यूनियन जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। डेफिनेटली वो एम्प्टी सेट होगा। ये यूईटी में क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिसको हम कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पार्ट में टर्मिनेट हो जाएं, रुक जाएं, जैसा कि 2.25 ये हमारे पास क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है, इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। इसी तरह से 0.13 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल जो बार बार रिकर हो रहे हों, बार बार आ रहे हों, जैसा कि 0.3333 अप टू सोन, टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन क्या हो रहा है, बार बार रिकर हो रहे हैं। इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं हम 0.171717 अप टू सोन। बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक में भी मौजूद है। यहाँ पे एक नोट हम लिखते हैं, every terminating and recurring decimal, every terminating and recurring decimal is a rational number। तो अब आपने इसको याद रखना है कि हर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हों और ना ही रिकर हो रहे हों। फॉर एग्जांपल 2.3514 अप टू सोन, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरह से 0.1497 अप टू सोन, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। अब यहाँ पे हम एक और नोट लिखते हैं अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। नोट, every non-terminating and non-recurring decimal is an
irrational number। क्लियर है? एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज एन इरेशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कौन सा होगा? रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? अल्फा ऑप्शन है 22/7, बीटा ऑप्शन है 3.14, चार्ली ऑप्शन है पाई एंड डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। आपने देखा इस क्वेश्चन को? अब इसमें आपको लग रहा होगा कि बोथ ए एंड सी आपका आंसर है, दोनों जो हैं ये क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा ज़रूर है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है, लेकिन 22/7 एक इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है? ये रैशनल नंबर है। आपने हमेशा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया होगा। अब इसको मैनुअली सॉल्व करके देखें, ये दोबारा रीअकर होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू के तौर पे है, जो कि तकरीबन करीब करीब वैल्यू है पाई की, लेकिन पाई इज़ द राइट आंसर। और पाई का डेफिनेशन हमारी बुक पे मौजूद है, जो कि क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर। ये क्या है? हमारे पास पाई की डेफिनेशन है। और पाई जो है वो क्या है? हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, हम उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टीज़ डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में भी हम ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ में और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में इनको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जस्ट मैं इनके नाम डिस्कस करके आपके वहाँ पे कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा। आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। यहाँ पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ एडिशन, या हम कह सकते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की। फिर हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉज को। नंबर 1, कुलियर प्रॉपर्टी, या हम इसको कुलियर लॉ भी कह सकते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में से कोई से दो एलिमेंट लें ए बी, सच दैट ए प्लस बी, क्योंकि हम एडिशन लॉज पढ़ रहे हैं, जो उनको जमा करने से आंसर आए वो भी क्या हो? रियल नंबर में से ही हो। जैसा कि 3 + 5 8, 8 भी क्या है? रियल नंबर ही है। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू किसके? एडिशन के, क्योंकि हम एडिशन प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर a प्लस बी। जी स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अब हम एसोसिएटिव लॉ डिस्कस करेंगे। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a प्लस b, इन दोनों को ऐड करें और थर्ड के साथ ऐड कर दें, या फिर a प्लस बी प्लस सी इस तरह से ऐड कर दें। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बिल्कुल इजी है, आप 6 क्लासेस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू
real number, there exists 0 belongs to real number such that a plus 0 equals to 0 plus a equals to, आंसर क्या आएगा, a ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि 0 क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, और नेक्स्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में से कोई एक एलिमेंट ले लें, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो बात मैं करने लगा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एलिमेंट है रियल नंबर में और एक दूसरा एलिमेंट माइनस ए है, वो भी रियल नंबर में है। अभी मैंने उनको एक दूसरे का इन्वर्स नहीं कहा, मैंने कोई से दो नंबर सपोज किए हैं। मैं उनको इन्वर्स कब कहूँगा, जब उन दोनों को, क्योंकि हम एडिशन लॉज पढ़ रहे हैं, ऐड करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आ जाए, आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास एडिशन में 0 है, हम कहते हैं कि 0 आ जाए। लेकिन नेक्स्ट जब हम जाके सेकंड चैप्टर में क्लासेस पढ़ेंगे, मॉड्यूलस क्लासेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। वहाँ पे मैं इसको दोबारा से डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं, इस डेफिनेशन को, इन्वर्स प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को दोबारा से, ऐसे नंबर दोनों रियल नंबर में हैं, उनको जब हम एडिशन ऐड कर रहे हैं, आंसर क्या आए, आइडेंटिटी आए, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। एंड ये 4 था हमारे पास। 5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं हम इसको। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसी तरह से ये हमने एडिशन के लॉज किए हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लॉज करते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन लॉज। अब वही पहला लॉ, कुलैयर लॉ, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले क्या था, a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो a मल्टीप्लाई बाय b बिलोंग्स टू रियल नंबर। उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ, अब हेडिंग दी हुई है, मैं जस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनको लिख रहा हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी belongs to real number, a multiply by b multiply by c equals to a multiply by b multiply by c। क्लियर। इसी तरह से आइडेंटिटी है, फॉर ऑल a belongs to real number, there exist 1 belongs to real number such that a मल्टीप्लाई बाय 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय a, आंसर क्या आएगा, a, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट 1 over a बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट
a मल्टीप्लाई बाय 1/a या फिर 1/a मल्टीप्लाई बाय a। अगेन इन्वर्स की डेफिनेशन पे मैं फोकस करने लगा हूँ। दो नंबर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर क्या आए। यहाँ पे 1 है लेकिन आंसर हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी आए। हम क्या इसको करेंगे, यहाँ पे आंसर आइडेंटिटी आए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। एंड नेक्स्ट है कम्यूटेटिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई बाय ए के। तो अब ये हमारे पास कितने हैं, 5 लाज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड इसी तरह से 5 लाज हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड 6 लॉ मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। नंबर 1, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी ए बी प्लस ए सी के, एंड इसी तरह से ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी ये इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल लॉज कितने हुए, 5 हमारे पास एडिशन के, 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के, एंड 10 और 11वां ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 11 लॉ। अगर कोई सेट ये सारे के सारे लॉज को सेटिस्फाई करता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इफ़ एनी सेट, मैं नोट की फॉर्म में इसको लिख लें, इफ़ एनी सेट, कोई भी सेट है, सेटिस्फाई ऑल above properties, then it is called a field। अगर कोई भी सेट इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये फील्ड है। और नॉर्मली हमारे पास जो बुक में दिया गया है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 सेट आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो हैं ये फील्ड बनाते हैं। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, रियल नंबर की ही प्रॉपर्टी हैं जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी हैं, उन पे हम मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनके कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे मैं ओरिजिनल क्वेश्चन 1-2 डिस्कस करूँगा। आइए देखते हैं उनको। एडिटिव इनवर्स ऑफ inverse of 2 plus square root 3 is alpha option, 2 minus square root 3 beta option, minus 2 plus square root 3 Charlie option, 2 plus square root 3 and delta option, minus 2 minus square root 3। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स से नेक्स्ट का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन देखें आपको दिया हुआ है। एडिटिव इनवर्स करना है तो हम इस सारे को क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। 2 का साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 का साइन पॉजिटिव वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू real number, there exist
1/x belongs to real number such that x multiply by 1/x या फिर 1/x multiply by x is equals to 1. The property is called alpha option, additive inverse, beta option. Additive identity, Charlie option. Multiplicative inverse and delta option, none of these. क्लियर है? हमारे पास एक सामने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। कंफ्यूज्ड? कैसे नन ऑफ दीज आ गया? अभी तो मैंने आपको पढ़ाई है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो आपने वहाँ पे भी अपनी प्रॉपर्टी में भी लाजमी तौर पे ऐड करनी है, और वो क्या है, यहाँ पे x जो है, जो हमने x की बात की है, x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ आपने लिखी हैं अभी, उनमें भी इसको ऐड कर लें। x वहाँ पे मैंने a से बात की थी, तो वहाँ पे a लिख लें, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये ऑप्शन नहीं दी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अगर ये हमारे पास साथ मेंशन हो, जैसा कि अब आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, अब इसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पे मैं ओरिजिनल क्वेश्चन ही लिखा रहने दूंगा। अब इसमें हमारे पास आंसर क्या है, ये नन ऑफ दीज है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। मैं यहाँ पे जस्ट नाम मेंशन करूँगा, उनकी डेफिनेशन जो हैं वो सारी आपकी बुक पे मौजूद हैं, वो आपने पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, नंबर 3 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 5 एडिटिव प्रॉपर्टी। सारी की सारी बुक पे मौजूद हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू addition and cancellation property with respect to multiplication। इनको आपने याद करना है। कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ मैं डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी।
नंबर 1 ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी फेमस भी है कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ए और बी दो नंबर हैं, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी से हो सकता है, या फिर बी ग्रेटर देन ए से हो सकता है। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके अलावा हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 एडिटिव प्रॉपर्टी, एंड नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपने याद करनी है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से पूछा जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हम कुछ फ्रैक्शन के रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 1 प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन। प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर। अब ये है क्या, a ओवर b, a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल हो बी सी के, तभी ये पॉसिबल है। नंबर 2 रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d इक्वल होगा ac ओवर bd के। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 3 गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन। इसमें हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है जी, a ओवर b, अगर इसके साथ हमारे पास कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है k, तो हम क्या लिखेंगे उसको, डेट इज इक्वल्स टू, कोई मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों से होगा के ए ओवर के बी, और यहाँ पे जो कंडीशन है ये क्या है, के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन। जो भी कांस्टेंट है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। फोर्थ है रूल फॉर quotient of fraction, a over b divided by c over d इक्वल होगा। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, एक्चुअली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा a d ओवर बी सी के। क्लियर है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, इनइक्वलिटी और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन मैंने लिखी हैं, इनके रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस को देख लें और उनको ध्यान से समझें कि क्या है। इफ़ वन इज लेस देन a लेस देन 3 एंड
2 is less than b less than 4, then which one is true? Which one is true? Alpha option 5 less than 2b plus a less than 11. Beta option 1 less than 2b plus a less than 4. Charlie option 1 less than 2b plus a less than 11 and डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जी स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन हमें दिया गया है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा क्या है। अगर हम आंसर को देखें तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमसे वो 2b प्लस a पूछ रहा है, तो हम पहले b को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको a में ऐड करेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 लेस देन 2b लेस देन 8। जब हम इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो ये होगा 2b प्लस a, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड 4 प्लस 1 क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसी तरह से 8 प्लस 3 11 हो जाएगी, तो 5 लेस देन 2b प्लस a लेस देन 11, तो अल्फा इज द राइट आंसर। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है a ओवर b a over b equals to ka over kb. Name the property. Name the property of fraction. Alpha option. Rule of product. Rule of product. Beta option quotient rule. Charlie option golden rule. And delta option है none of these. देखिए ये प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी भी हुई है। बज़ाहिर तो इसको देख के लगता है कि आंसर हमारा क्या है चार्ली है, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा क्या है नन ऑफ दीज है। और इसकी भी वही रीज़न है जो मैं आपको पहले इन्वर्स में बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। वो क्या है k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का इन्वर्स हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे भी नीचे अगर डिवीजन में 0 आएगा तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या है नन ऑफ दीज है। अगर नन ऑफ दीज की जगह कोई और ऑप्शन दिया गया होता तो फिर हम यकीनन इसको कंसीडर करते कि इसका आंसर क्या आएगा गोल्डन रूल आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है नन ऑफ दीज है, तो हम नन ऑफ दीज ही इसका आंसर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए मूव करते हैं उस पर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। complex numbers. The number of the form x plus iota y, ये हमारे पास क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसको हम नाम देते हैं z का, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल्स टू x प्लस iota y इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x इज द रियल पार्ट, x is the real part and y is the imaginary part। अगर आपसे पूछा जाए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके सामने दिया गया है वो क्या है, वो x है, और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो वो एओटा y नहीं है बल्कि क्या है सिर्फ y है। y इज़ द इमेजिनरी पार्ट एंड वेयर एओटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट। तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करने का एक और भी वे है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x y।
जब हम इसके साथ ब्रैकेट लगाते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो फिर हम इसके साथ एयोटा नहीं लगाते। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन इज इफ Z1 equals to 3 plus 4 iota and Z2 equals to 7 plus 9 iota, then which of the following is true? Alpha option Z1 greater than Z2, beta option Z1 less than Z2, Charlie option Z1 equals to Z2 and delta option है meaningless। जी स्टूडेंट्स, अब समझें इसको। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैंने उनके बारे में आपसे मुआवजा पूछा है कि क्या पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है या फिर दूसरा नंबर पहले से ग्रेटर है या दोनों इक्वल हैं। अब हमारे लिए मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मीनिंगलेस सी स्टेटमेंट है। इसका आंसर मीनिंगलेस है क्योंकि हम एक छोटी सी बात को, छोटे से नोट को जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम्स। ऑर्डर एक्सियम हम किसको कहते हैं? अभी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ी हैं, उनको हम ऑर्डर एक्सियम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम नोट की फॉर्म में लिखेंगे, नोट कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट होल्ड ऑर्डर एक्सियम्स। ऑर्डर एक्सियम्स मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास पावर्स ऑफ एयोटा। पावर्स ऑफ एयोटा, वी नो दैट एयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। क्लियर? अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो एयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? -1 के। और अगर इसका मैं क्यूब ले लूँ तो डेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस एयोटा हो जाएगा, और एयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1। एफएससी में आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आपने किसको सॉल्व किया है? एयोटा स्क्वायर के साथ आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब हम इसको एयोटा पावर 4 से करेंगे, और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि एयोटा पावर 4n, 4 का जो मल्टीपल होगा 4n, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका जो भी मल्टीपल होगा 4 का, वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और अगर इसके अलावा आते हैं, 4 के मल्टीपल के अलावा आते हैं, तो क्या होगा? इसके साथ साथ दो आपने और रिजल्ट याद रखने हैं। नंबर 1 ओवर एयोटा इक्वल्स टू माइनस एयोटा, एंड नंबर 2 1 ओवर माइनस एयोटा इक्वल्स टू एयोटा के। ये जुबानी याद होंगे तो कैलकुलेशंस करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। अब इसके अलावा क्या होंगे? अगर 4n वो 4 का मल्टीपल नहीं है, उसके अलावा कुछ है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जो कि उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आयोटा पावर 327 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन -1, चार्ली ऑप्शन आयोटा, एंड डेल्टा ऑप्शन माइनस एयोटा। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ सारे, फिर मैं इनको सॉल्व करवाता हूँ आपको। एयोटा पावर -425 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है माइनस आयोटा, एंड डेल्टा ऑप्शन है आयोटा। इसी तरह से क्वेश्चन है -1 पावर -21/2 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन है माइनस आयोटा, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है आयोटा, एंड डेल्टा ऑप्शन है 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर आयोटा पावर -4n + 1 माइनस आयोटा पावर -4n - 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है आयोटा एंड डेल्टा ऑप्शन है -आयोटा। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 327। अब हमने चेक करना है कि क्या ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है। तो बड़ा इजी सा वे है, आप 327 को 4 पे डिवाइड करें। 327 को 4 पे डिवाइड करें। ये वो वे है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 4 8 ज़ा 32, 7 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। जो रिमाइंडर बच रहा है वो देखें एयोटा की वही पावर आपका आंसर होगा जो कि क्या है -आयोटा। बिल्कुल इजी है। जो रिमाइंडर बच रहा है अगर पूरे का पूरा डिविजिबल है 0 है तो वो 4 का मल्टीपल है तो आंसर 1 होगा। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हमारे पास आयोटा पावर 1 आयोटा ही हमारा आंसर होगा। और अगर हमारे पास स्केयर आ रहा है तो -1 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आयोटा क्यूब आ रहा है तो -आयोटा आएगा। आयोटा 4 आ रहा है तो 1 आंसर आ जाएगा। जिस तरह 425 है इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हम इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, ये आ जाएगा 1/आयोटा पावर 425 पॉजिटिव हो गया। 425 को अब हम 4 पे डिवाइड करते हैं। 425 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 2 0 25, 4 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो आंसर क्या आएगा आयोटा इसका आंसर आएगा। जबकि ये क्या है गलत है। हमने क्या किया है, हमने 1/आयोटा लिखना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवीजन में आयोटा आया है और 1/आयोटा किसके इक्वल है -आयोटा के, इसलिए मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ। ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा -आयोटा आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, -1 पावर -21/2 आपका FSC का ही क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं -1 पावर 1/2 अलग कर लेते हैं, -21 अलग कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ -1 पावर 1/2 होल पावर -21। तो डेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आयोटा पावर -21। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1/आयोटा पावर 21 और 1/आयोटा 21 में 4 पे डिविजिबल होगा। 4 5 ज़ा 21, रिमाइंडर बचेगा क्या आएगा 1/आयोटा। और 1/आयोटा किसके इक्वल है -आयोटा के। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इफ़ n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम पहला ले लेते हैं 1 ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 0 नहीं होता उसमें 1 होता है। 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। 1 है तो ये किसके इक्वल बनेगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आयोटा पावर -4 + 1 आयोटा पावर -4 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे हर स्टेप कर रहा हूँ, जबकि आपने क्या करना है, इसकी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। दैट इज इक्वल्स टू आयोटा पावर -3 आयोटा पावर -5 डिवाइडेड बाय 2। अब आयोटा पावर -3 को मैं लिख सकता हूँ 1/आयोटा क्यूब -1/आयोटा पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 2। और आयोटा क्यूब किसके इक्वल है -आयोटा के, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-आयोटा माइनस, यहाँ पे आयोटा पावर 4 1 बचेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो रिजल्ट है उसको याद कर लें, यहाँ पे बार बार यूज़ होता है। तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 1/-आयोटा किसके इक्वल है आयोटा के, माइनस 1/आयोटा आयोटा के डिवाइडेड बाय 2। डेट इज इक्वल्स टू आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या बचा, आयोटा बच गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। ये क्या है, पावर्स ऑफ आयोटा हैं। नेक्स्ट हम इसी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पावर्स ऑफ एयोर्टा के बारे में मुख्तलिफ बात करेंगे, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, और इसके साथ साथ हम आर्गूमेंट पे बात करेंगे, पोलर फॉर्म पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए अब ये क्या है, आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, इसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। मेन चीज़ ये है कि अब हमारा जो सोचने का जो अमल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपने कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं समझना, इसको समझना है, पढ़ना है, और नेक्स्ट जो भी लेक्चर आपने सुनना है उससे पहले आपने उसको पढ़ना है बुक से, आपने उसको थॉरोली रीडिंग करनी है। जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं वो आपने एक पेज पे लिखने हैं ताकि वो आपको क्लियर हो सकें ड्यूरिंग द लेक्चर। क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।